This is the next tutorial related with the non-parametric test, and we already covered about the all parametric test, that is the t-test, f-test and the z-test. Then the tutorial available on the YouTube channel and the link available into the description box. Those students who don't see that particular tutorial with the parametric test, that is the test of significance, it's the hypothesis testing, it's a very important part into the artificial intelligence to secure your machine with the raw data, sample data and collect the random data and evaluate with the evidence and manufacturing things to produce the good machine for the simulated environment under the artificial intelligence like Alexa and the other CV etc. So this is the next test of the parametric test, not this is the parametric, it's the non-parameter, क्योंकि parameter इसमें define नहीं करने हमने. So that test name is the chi-square test because इसमें कोई parameters नहीं होते, there is no parameters available. Parameters में आपको एक restrictions value में रखा जाता है कि कुछ ना कुछ already available है, आपने उसके थ्रू एंट्री करके फिर इसमें एविडेंस को कलेक्ट करके कैलकुलेट करके सैंपल टेस्टिंग कर करके ही आगे की तरफ आना है. कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो मैनुअली कभी मान लो नई चीज़ बननी है, कभी बनी ही नहीं है, तो आपने सिर्फ मैनुअली उसको उठाना है और कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं करने, सिंपली उसको एनालाइज करना हो तो आप आ जाते हो chi-square टेस्ट के ऊपर. chi-square टेस्ट का बेसिक काम कहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट एवरेज निकालनी हो. मान लो होल ओवर द इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, आपका कोई भी ऐसा पार्ट है, ऐसी कंट्री है जिसकी फुल फ्लेज रैंडम सैम्पलिंग से एक सर्वे किया जाना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, और उसमें रैंडम सैम्पलिंग हो. पैरामीटर ये डिफाइन नहीं कर रहे कि गर्ल्स बताओ कितनी है, बॉयज़ बताओ कितने हैं, अडल्ट बताओ कितने हैं, टीनेजर्स बताओ कितने हैं, किड्स कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं, आपके सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, 60 to 70 के बीच में कितने हैं, 70 to 80 के बीच में, ये होते हैं पैरामीटर्स. अगर डिसाइडेड रैंडम सैम्पल में उन्होंने बोल दिया कि 60 to 70 के बीच में लाओ तो पैरामीटर्स फिक्स हो गए. अगर उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो रैंडम सैम्पलिंग, आपने बस लार्ज पॉपुलेशन की किसी तरीके से इकट्ठी करके सिर्फ एवरेज निकालनी है, तो जब भी आपने बहुत ज़्यादा लार्ज सैंपल के ऊपर एंटर होना है तो फिर आपको पैरामेट्रिक टेस्ट में एंटर नहीं करना होता. उस टाइम पे आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे एंटर करके देन गो टू द अनदर फीचर ऑफ द AI. सो फिर हम यूज़ करते हैं उसके लिए chi-square टेस्ट. chi-square टेस्ट हमने जब यूज़ करना है तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड द रैंडम सैम्पलिंग मेथड. ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड के थ्रू ही यूज़ होता है ना, तो उसको यूज़ ही हमने रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करना है. यूज़ करना है हमने सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर द टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस. वेरिएंस निकालो. डेवलप किया था इसको कार्ल पर्सन्स ने. कार्ल पर्सन्स ने ही हमारा कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट भी डेवलप किया हुआ है, और कोरिलेशन और रिग्रेशन का मेजर फंक्शन ही chi-square टेस्ट के साथ चल रहा होता है. दिस इज़ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी है एंड यूज़ होता है गुडनेस ऑफ द फिट के लिए, कि अगर आपने इकट्ठी ही एवरेज निकालनी हो तो गुडनेस ऑफ फिट के लिए ये इजीली डेवलप हो जाता है. बट रीज़न यही है कि आपको जब भी टेस्ट करना है इसकी वैल्यूज़ जब वेरिएंस की आए तो बिटवीन 0 to 1 के बीच में आनी चाहिए, नॉट नेगेटिव वैल्यूज़, ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज़ 0 to 1 के बीच में आनी चाहिए इसकी वैल्यूज़. सो स्पेशल कंडीशंस जो होती हैं chi-square टेस्ट की हमारी, वो कंडीशंस हैं हमारे पास कि जो स्पेशल कंडीशंस के अंदर आपने काम करना है chi-square टेस्ट के साथ, तो टोटल फ्रीक्वेंसी और सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए. मींस इफ़ द रैंडम सैंपल इज़ ग्रेटर देन 70 चला गया है, ग्रेटर देन 80 चला गया है, या ग्रेटर देन 100 आपका वेरिएंस आ गया है, ये चला गया है, तो आपने लेना है. सैंपल्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. जो मैंने जैसे पहले भी बोला ना कि टीनेजर्स को तो नहीं लेना, अपने एडल्ट्स को तो नहीं लेना, सीनियर सिटीजन को तो नहीं लेना, नो वे, ऐसा कुछ नहीं करना. आपने अवेलेबिलिटी वही रखनी है कि इंडिपेंडेंट हो. सेल फ्रीक्वेंसी जितनी भी होगी वो लीनियर होनी चाहिए, मतलब उनमें जो डिफरेंस होगा सेल्स में जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम ही होंगी. मतलब हमने कोई डिनोट ही नहीं ना किया 10 to 20 के बीच में लोग होने चाहिए, 20 to 30 के बीच में, ऐसा कुछ डिनोट ही नहीं किया, तो लीनियर वैल्यूज़ आ जाती हैं.
सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो आएंगी उससे जब हम काई स्क्वायर के लिए चलेंगे, अगर इन केस आप काई स्क्वायर चूज़ कर चुके हो कि चलो मेरा रैंडम सैंपल लार्ज पॉपुलेशन का है, मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्मॉल नहीं है और इफ़ इट इज़ स्मॉल लेस देन स्मॉल आ गई है, 5 के लेस देन आ गई, मतलब वेरिएंस भी उसके आसपास है और आपकी फ्रीक्वेंसी का जो लीनियर कैपेबिलिटी आपको दिख रही है उसका डिफरेंस भी 5 के आसपास है, तो फिर हम पोलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं और काई स्क्वायर यूज़ नहीं करते। पोलिंग टेक्निक जो है वो नॉन पैरामीट्रिक का पार्ट है और नहीं भी है, लेकिन हमें शिफ्ट होना पड़ता है पोलिंग टेक्निक के ऊपर। पोलिंग टेक्निक में फिर डिफरेंट सिनेरियो चलता है कि आपको सर्वे करना पड़ेगा कि 10 to 20 के बीच में क्या हो रहा है, इसमें कितनी एवरेज है, 20 to 30 के बीच में कौन सी एवरेज है, और जहाँ पे एवरेज का लगे ना कि ये हमारी वेरिएंस की उस कंडीशन को डील कर रही है कि ये काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर आ जाएगा, फिर हम उतना ही पार्ट सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट में डालते हैं, और अगर इनमें से हमें नहीं मिलता तो फिर हमें पिछले मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। ये मेथड्स हमारे हैं ही ऐसे कि हमें इनको यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ द ओनली मेथड अवेलेबल अंडर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. We already covered all the topic of the statistical inference in this channel, and all tutorials available in this channel. So those students who don't see that particular tutorial, these are very helpful in future when you will develop any artificial intelligence programming or in the degree course of the artificial intelligence. That will very helpful to all of you. So the next part of the particular artificial intelligence under the Logic Lab available very soon under this channel. So stay tuned to, and God bless to all of you. Thank you.